आज हम नया टॉपिक पढ़ लेते हैं क्लास 11 का, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टर्म हो गया। सर्कुलर मोशन में जब भी कोई पार्टिकल मूवमेंट करता है, यानी कि सर्कुलर पाथ पे जब कोई पार्टिकल मूवमेंट करता है, तो उस पार्टिकल के मोशन में एक एक्सेलरेशन होता है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब उस एक्सेलरेशन को समझ लेते हैं क्या होता है ये। व्हेन एनी पार्टिकल मूव्स अंडर द यूनिफॉर्म सर्कुलर एक्सेलरेशन, कहने का मतलब क्या, जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीनिंग क्या है उसको भी समझ लेते हैं। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट होल मोशन इन द सर्कुलर पाथ, बट द वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। क्या बोलना चाहता है वो, जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीनिंग हो गया कि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट रहेगा, बट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस एट एवरी पॉइंट। और कैसे चेंज होती है, अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब क्या, अगर हम किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे क्या निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, ये सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू टेंजेंट उस पार्टिकल की क्या होगी, वो वेलोसिटी हो जाएगी। इसी तरीके से हम किसी दूसरे पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं पार्टिकल की, तो वो क्या होगी, इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में हो जाएगी। यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, यानी कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज वो पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का यही कॉन्सेप्ट था कि कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूवमेंट करे। इसका मतलब ऐसा भी कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस विद टाइम, बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। देयरफॉर पार्टिकल मूव्स इन एक्सेलरेशन। अब देखो, जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का चेंज होगा तो सीधी सी बात है उस पार्टिकल में क्या होगा, या फिर उस ऑब्जेक्ट पे एक एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जब हम बात करेंगे तो जो एक्सेलरेशन जनरेट उस ऑब्जेक्ट में होगा वो हमेशा क्या होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कहने का मतलब क्या हो गया कि उस ऑब्जेक्ट में, उस पार्टिकल में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो वो तो निकलेगी अकॉर्डिंग टू टेंजेंट। और सबसे बड़ी बात क्या कि वेलोसिटी चेंज हो रही है लगातार, इसका मतलब उस पार्टिकल में एक एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, और जो हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और जो ये एक्सेलरेशन है वो हमेशा क्या होता है, सेंटर को टुवर्ड्स होता है। इस तरीके से कहने का मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे इस तरीके से सेंटर की तरफ को हो जाती है। और इसी एक्सेलरेशन को हम जानते हैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के नाम से, या फिर इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन भी इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे यही बात ध्यान देने की थी। देखो, एक्सेलरेशन जनरेट कब होता है, जब वेलोसिटी चेंज होती है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। इट मींस velocity changes means acceleration will be generated in the particle, and this acceleration is always directed towards the center and perpendicular to the velocity vector। ध्यान रखना है। और इस एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम इस एक्सेलरेशन के लिए एक क्या करेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, समझ लेते हैं। सपोज एनी पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी v इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। मान लो हमारे पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, कितने रेडियस का सर्कुलर पाथ है, r रेडियस का, और सर्कुलर पाथ पे v वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है। कहने का मतलब है तुम कुछ इस तरीके से उसको लिख सकते हो, देखो कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो तो हमेशा चेंज होगा। देखो, इस p1 पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ और होगा, p2 पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ और होगा, लेकिन अगर हम बात करें वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और उसको यहाँ पे उन्होंने मान के चला है, कितना मान के चले, v वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या, v वेलोसिटी से वो पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक हो गई बात। पार्टिकल मूव्स डेल्टा एस डिस्टेंस p1 टू p2 इन इंटरवल डेल्टा t। अब देखो, पार्टिकल इनिशियली p1 पे था, अब वो क्या कर रहा है, डेल्टा t टाइम कवर करके p2 पे पहुंच जाता है, और डेल्टा t टाइम कवर करके वो p2 पे पहुंचता है। तो यहाँ पे देखना, आर्क वो डेल्टा एस कवर कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, जो उसने लीनियर डिस्टेंस यहाँ पे कवर की है वो डेल्टा एस है, और यहाँ पे जो इसका डेल्टा थीटा ये दिखाई दे रहा है, इसने डेल्टा थीटा एंगल कवर करके चला गया, p1 से p2 पे पहुंचा। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो उसने एंगल कवर किया है वो डेल्टा थीटा है, और ये जो डेल्टा थीटा एंगल है डेल्टा टी टाइम में कवर हो रहा है, और डेल्टा एस लीनियर डिस्टेंस यहाँ पे कवर हो रही है, या फिर इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो डेल्टा थीटा को। और डेल्टा टी टाइम में ये सारी प्रोसेस हुई है, मतलब p1 से p2 तक जो पार्टिकल गया है वो डेल्टा टी टाइम में गया है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे v2 माइनस v1 बराबर डेल्टा v लिखा है, यानी कि ये क्या हो गया, चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम v2 माइनस v1 से निकालेंगे। वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 इक्वल टू डेल्टा v, ये चेंज इन वेलोसिटी है। इसको एक तरीके से और निकाला जा सकता है। देखो, हमने इस ये जो हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल बनना है, जिसको हम o p1 p2 कह रहे हैं,
जो डेल्टा एस डिस्टेंस है, अगर इसको हम बहुत छोटा ले लें, सपोज डेल्टा एस इज वेरी स्मॉल सच दैट डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा वी। देखो डेल्टा एस को बहुत छोटा लिया जा रहा है यहाँ पे, मान लिया कि डेल्टा एस बहुत छोटा है। इस केस में जो ओ P1 P2 है इसको हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर पाएंगे। अगर डेल्टा एस बहुत छोटा होगा तो जो ये P1 P2 जो डिस्टेंस है ये एक लीनियर डिस्टेंस हो जाएगी, इसलिए हम इसको एक ट्रायंगल क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। कहने का मतलब क्या, ओ P1 P2 इज अ ट्रायंगल इन दिस केस। और यहाँ पे क्या लिखा है, डेल्टा इस डेल्टा वी, यानी कि डेल्टा एस जो है उसको मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी के बराबर मान रहे हैं। उससे हमने एक क्या करा, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अब ये ट्रायंगल को क्या, इस ट्रायंगल को भी समझ लेते हैं अच्छे से। इस ट्रायंगल में क्या है, देखो ये जो v1 वेक्टर है, देखो P1 पॉइंट पे v1 वेक्टर है वेलोसिटी का, तो v1 वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमने v1 वेक्टर इस डायरेक्शन में बना दिया। देखो इसको हम a b से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से v2 वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो v2 वेक्टर को हम a से स्टार्ट करेंगे, इस तरफ को ऐसे दिखा देंगे। और फिर क्या होगा, देखो जो ये बी सी है, देखो बी सी किया गया डेल्टा वी है। देखो जैसे यहाँ पे हमने P1 P2 को डेल्टा एस माना, इसी तरीके से डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड को हम डेल्टा वी के बराबर मान लें। मतलब डेल्टा एस जो लीनियर डिस्टेंस है उसको हम डेल्टा वी के बराबर मान लें, और डेल्टा वी क्या होगा, बी से लेके सी की तरफ को डायरेक्टेड हो जाएगा, बिकॉज जो पार्टिकल है वो क्या है, P1 से P2 तक गया है, इसलिए जो डेल्टा वी है वो बी से सी की तरफ को डायरेक्टेड होगा। अगर हम ध्यान से देखें, ये एक इस पर अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाएं, तो ट्रायंगल लॉ लगाने से क्या होगा, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन जो है, यहां से यहां तक एक वेक्टर बन गया ए बी, और ठीक कंसेक्यूटिव वेक्टर है इसका, देखो डेल्टा वी, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं v1 प्लस कंसेक्यूटिव वेक्टर डेल्टा वी। देखो v1 हो गया, कंसेक्यूटिव वेक्टर डेल्टा वी हो गया, ये इस तरफ को डायरेक्टेड है, तो डेल्टा वी। जब दो कंसेक्यूटिव वेक्टर इस तरीके से होते हैं, किस तरीके से, ट्रायंगल की साइड में, तो जो थर्ड वेक्टर होता है वो क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो v1 और डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड है वो v2 द्वारा रिप्रेजेंट यहाँ पे हो जाएगा। या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा वी बराबर v2 माइनस v1, जैसे यहाँ पे लिखा है, जिसको हम चेंज ऑफ वेलोसिटी भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। ठीक हो गई बात। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गई तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जनरेट होगा। अब इन दो फिगर की मदद से हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। इस फिगर में थोड़ी सी और भी कुछ बात समझने लायक है, देखते हैं। जो हमने ए बी यहाँ पे कंसिडर किया है, देखो ए बी और ये जो ए सी है इसको हम आर के बराबर कंसीडर कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर इसको कंसीडर करेंगे। और जो बीच में जो एंगल दिखाई दे रहा है डेल्टा थीटा, यहाँ पे भी डेल्टा थीटा है, तो क्या हो गया, ये वाला जो एंगल है इसको हमने डेल्टा थीटा कंसीडर करा है। डेल्टा थीटा इसको हमने इमेजिन करा है, या फिर ऐसा समझ लो डेल्टा थीटा हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से जो ए बी सी जो ट्रायंगल है, देखो सबसे पहले तो हमने क्या करा, डेल्टा एस को डेल्टा वी माना, ए बी और ए सी को आर मान लिया। कहने का मतलब क्या है, ओ P1 P2, देखो ओ P1 भी आर है, ओ P2 भी आर है, ये भी आर हो गया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भी रेडियस हो गई आर। इसको हमने किसके बराबर मान लिया, OP1 को ए बी के बराबर, वो भी आर हो गया। इसी तरीके से OP2 को हमने किसके बराबर मान लिया, AC के बराबर, वो भी आर हो गया। यानी कि जो V1 और V2 का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो यहां से यहां तक की लेंथ है वो आर है। इसी तरीके से P1 P2 डेल्टा एस था, तो P1 P2 को हमने सिमिलर माना है BC के, जो डेल्टा V के बराबर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी का हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। तो V1 V2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए ये सारी कहानी यहाँ पे हुई है। ठीक हो गई बात। देखो यहाँ पे एक चीज और लिखा, P1 O P2, ये सब कंसिडरेशन हो रही है कि यहां से लेके यहां तक जितना है क्या है, सब कंसिडरेशन है। P1 O P2 मतलब ये वाला एंगल, BAC मतलब BAC ये वाला एंगल, ये दोनों डेल्टा थीटा हो गए। अब क्या हो गया, देखो यहाँ भी डेल्टा थीटा, यहाँ भी डेल्टा थीटा। AB जो है इस OP1 के बराबर, ये AC जो है इस OP2 के बराबर। इसी तरीके से ये जो BC है डेल्टा V, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो P1 P2 के बराबर, यानी कि डेल्टा S के बराबर। तो कहने का मतलब क्या है, ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OP1 P2, OP1 P2। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसका मतलब क्या है कि उसकी जो सामने की साइड है, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड है, वो सेम रेशियो में आ जाती है। तो ठीक है, हम इसकी करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं P1 P2, पहले वाले ट्रायंगल की ले लेते हैं P1 P2। जैसे इसकी P1 P2 लेंगे तो ये किसके बराबर थी, यहाँ पे BC के बराबर, तो लिख देंगे P1 P2 बाय BC। ये सब क्या हो रहा है, ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का क्या लगा रहे हैं हम, कुछ रूल है, जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का रूल है, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक होगी बात। P1 P2 अपॉन ये वाला BC इक्वल टू, अब इसको हम OP1 ले लेते हैं ये वाले ट्रायंगल का, और इस वाले ट्रायंगल का AB ले लेंगे, या फिर AC ले लेंगे, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ठीक होगी बात। P1 P2 ये वाले ट्रायंगल का हो गया ये, और BC ये वाले ट्रायंगल का हो गया। अब इस ट्रायंगल का OP1 लिया, तो इस वाले ट्रायंगल का हम AB भी ले सकते हैं, AC भी ले सकते हैं, बिकॉज उनकी जो लेंथ है तो बराबर ही है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो हम वेक्टर फॉर्म हटा देंगे और सीधा सीधा उनका वैल्यू पुट करेंगे। P1 P2 क्या था, देखो P1 P2 डेल्टा एस के बराबर है, BC क्या है, देखो डेल्टा वी के बराबर। मैंने बोला ना केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे हमें उस वेक्टर फॉर्म से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, हम केवल एक्सेलरेशन के लिए क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो ठीक हो गई बात। अब देखो OP1 कितना है, OP1 R है। इसी तरीके से AC को अगर ध्यान से देखोगे तो किसके बराबर, V2 के। और V2 क्या है, ये तो वेलोसिटी वेक्टर है, हमें इसका क्या रखना है, केवल मैग्नीट्यूड।
तो एक्चुअली जो पार्टिकल था वो सर्कुलर पाथ पे v वेलोसिटी से v कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कहने का मतलब v वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, और वो क्या है v, वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है जो कांस्टेंट रहने वाला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, इसलिए ac की जगह यहाँ पे v पुट कर देंगे जनरली। ठीक हो गई बात। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा एस वी के साथ आ जाएगा, आर डेल्टा वी के साथ आ जाएगा। अब दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बोथ साइड। तो क्या होगा, देखो डेल्टा एस के साथ डेल्टा टी आ जाएगा, इस डेल्टा वी के साथ डेल्टा टी आ जाएगा, वी और आर इसी तरीके से रह जाएंगे। अगर हम डेल्टा टी को टेंड्स टू 0 पुट कर लेते हैं, इस केस में क्या हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी डेल्टा वाले टर्म में, इधर भी डेल्टा वाले टर्म में लिमिट लग जाएगी, और जैसी लिमिट लगेगी तो डेल्टा वाले टर्म डी में चेंज हो जाएंगे। ये देखो डिफरेंशिएशन बन गया। ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर आपको अच्छे से याद होगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होती है, इसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो यहां से एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा v स्क्वायर बाय आर। अब अभी हम एक रिलेशन पढ़ चुके हैं पहले, इससे पहले हमने एक रिलेशन पढ़ा था v इक्वल टू आर ओमेगा, या फिर तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, v क्या है, v लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट पे क्या होती है, दो वेलोसिटी होती है, एक तो लीनियर वेलोसिटी जो उसके सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करने से हो रही है, एक उसका एंगुलर वेलोसिटी है जो उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कारण हो रही है। तो v की जगह जैसे आर ओमेगा रखेंगे तो ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक और बनके तैयार हो जाएगा जिसको हम आर ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखते हैं, देखो यहाँ पे ओमेगा जो था वो किसके बराबर होता है, उसको 2 पाई बाई टी भी बोल देते हैं कभी कभी, या फिर उसको 2 पाई एफ भी बोल देते हैं। टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि एक चक्कर लगाने में लगा गया समय। एफ क्या है, उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल एक सेकंड में जितने भी चक्कर लगाता है उसी को हम उसकी फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। तो ओमेगा की जगह यहाँ पे हम 2 पाई एफ या फिर 2 पाई बाई टी रख के भी आगे न्यूमेरिकल अगर इससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। अब इस फिगर को भी ध्यान से देख लेते हैं। इस फिगर में क्या है, देखो एक पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज। हमने उसके वेलोसिटी वेक्टर बना रखे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर बनाए हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर अलोंग द टेंजेंट निकलेंगे जैसे निकले हैं, और एक्सीलरेशन हमेशा क्या होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एट एवरी पॉइंट। और एक चीज ध्यान देने क्या होगा, एक्सीलरेशन जो था हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर निकलता है इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये भी ध्यान रखने की बात है, बिकॉज ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट हमेशा क्या होता है, रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे इसीलिए क्या है, एक्सीलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हमने निकाला एक्सीलरेशन, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जिसको हमने एक दो नाम और दिए, नॉर्मल एक्सीलरेशन बोल दिया हमने इसे, और रेडियल एक्सीलरेशन भी इसको नाम दिया।